तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ईस्टर्न डेमन सी के बाहर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। और लिंग टियानो, वो जो मैन इन पर्पल थे जिनके ऊपर में वो पक्षी बैठी रहती थी, उन्हें देखकर काफ़ी खुश थे। अब आगे, अब ज़्यादातर लोग आ चुके थे। इस दौरान टियानो और वो जो इंसान था, सभी लोग एक डायरेक्शन में देखते और ऑलसिर बोलते हैं कि वो आ चुका है। और ये जो मैन इन पर्पल था, वो भी मनी मन सोचता है कि यार ये बंदा मतलब वांग लिंग ऑलसिर के सामने इतनी देर तक टिक सकता है, मतलब इसमें बात तो है कुछ। तारीफ करते हैं ये अंदर से। और सबसे पहले लोगों को एक बड़ा सा जायंट दिखता है। और जो पावरफुल लोग रहते हैं उतने उन्हें तो ये भी समझ में आ जाता है कि ये जायंट रॉयल ब्लड लाइन का है। अब कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं, लेकिन ये बंदा मतलब वांगलिंग, इसको ये बंदा अपना माउंट कैसे बना सकता है, ये उतना पावरफुल भी नहीं है, शायद उनकी अच्छी दोस्ती होगी। अब इस दौरान इन्हें चैन ब्रदर्स भी दिखाई देते हैं, तो इन्हें ये लगता है कि शायद चैन ब्रदर्स का ये माउंट हो सकता है। फिर इन्हें बिग हेडेड नजर आता है। वो भी निर्वाणा स्क्रायर पे था, यानी कि वांगलिंग के पास में 4 निर्वाणा स्क्रायर लेवल के कल्टीवेटर थे। टियानो वगैरह एकदम चौंक जाते हैं। लीजी जब थोड़ा और करीब आते हैं तो चैन ब्रदर्स के पीछे में एक रेड रोब्ड एल्डर बैठे हुए थे। ये थे मास्टर हॉलोवेंट। इन्हें तो सभी लोग जानते थे कि यार ये तो निर्वाणा क्लिंजर लेवल के हैं। और इनके बगल में एक वुमेन बैठी थी जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर थी और आंखों में एक अलग इंटेलिजेंस था। ये भी निर्वाणा क्लिंजर लेवल की वांगलिंग एक तरह से पपेट थी। और इनके बगल में एक बंदा बैठा हुआ था जिसकी और गजब ही फियर्स थी। ये था अपना सेटुनान। और लोग तो इसे पहचानने लगते हैं, और जो लेडीज़ यहाँ पर आई हुई थी उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि यार ये बंदा तो पिंक पैलेस का लॉर्ड है और ये सुंदर लड़कियों के पीछे भागता है। बट ऑल सिर एकदम शांत थे। अब वांगलिंग को देखकर वो जो सेबल पक्षी था, वो थोड़ा सा मतलब एक्टिव हो जाता है। और वांगलिंग भी इस दौरान मैन इन पर्पल को ग्रीट करता है। और मैन इन पर्पल भी थोड़ा चौंक जाते हैं, मतलब इनका पक्षी जल्दी किसी को भाव नहीं देता है। बट वांगलिंग को दे रहा था, लेकिन पक्षी भी नॉर्मल हो जाता है, तो ये इंसान और ये ज़्यादा अचंभित हो जाते हैं। और अब वांगलिंग ऑल सीर बाकी लोगों को भी ग्रीट करता है। और इस दौरान टियानो कहते हैं कि यार तुम मुझे सीनियर मत कहो, तुम मुझे फेलो कल्टिवेटर बोल सकते हो। बाकी लोग भी ये सब सुन करके थोड़े हैरान तो होते हैं। और ऑल सिर फाइनली बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, थोड़ा ही लेट हुआ है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वांगलिंग की नज़र उस मिडिल एज वुमेन पे पड़ती है और उस ओल्ड मैन जो कि एक गॉड पे हमेशा बैठे रहते हैं। इन्हें भी ये ग्रीट करता है। एक मैन इन ब्लैक भी था जिसे वांगलिंग ग्रीट करता है, पर वो बंदा एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन देता है। और फिलहाल ऑलसिर बोलते हैं कि अब तो सभी लोग आ चुके हैं, तो खोलते हैं फिलहाल। और एक टोकन यूज़ करते हैं और 7 कलर्ड लाइट उसमें से बाहर निकलती है। ये नॉर्मल ओपनिंग नहीं था, मतलब जो डेमन सी है वो 500 सालों में शायद खुलता है, लेकिन ये लोग इस बार इसे ज़बरदस्ती खोल रहे थे। और वांगलिंग इस दौरान ऑलसिर के पास वो ट्राइडेंट देखता है। इसे याद आता है कि इस ट्राइडेंट को टूसी ने रिफाइन किया था और टूसी ने इसे एक पहाड़ के नीचे गाड़ दिया था क्योंकि इसके अंदर में कोई सोल नहीं था। तो उन्होंने सोचा था कि माउंटेन के सोल्स को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मैं बाद में आके ले लूंगा। बट वो फिर कभी वापस आ ही नहीं पाते। अब यहाँ पर एक ब्लैक होल बन जाता है। वांगलिंग भी एंटर करने वाला था, टियानो वगैरह भी, बट ये रुक जाते हैं। इवन सेटुनान वगैरह भी पलट के देखते हैं। स्पेस में रिपल होता है और एक ओल्ड मैन प्रकट होते हैं। इवन मैन इन पर्पल भी इन्हें रेस्पेक्ट दिखाता है। मैन इन पर्पल का नाम शन शान है, तो ये बोलता है कि शन शान ग्रैंड एल्डर को ग्रीट करता है। और लिंग टियानो तो खुद को जूनियर बोलता है कि जूनियर, मैं जूनियर आपको ग्रैंड एल्डर एल्डर ग्रीट करता हूँ। और वांगलिंग भी इनके ऑरा को फील करके थोड़ा शॉक्ड था। मतलब अगर ऑल सिर एक अनफैदमेबल ओशियन के समान हो, मतलब समुद्र के समान हो जिसके गहराई का पता ना लगाया जा सके, तो ये ओल्ड मैन एक पहाड़ी जैसा था जो हेवेंस को भी काट सकता था। सेटू नाम देखते कि यार ये तो निर्वाणा शैटरर है। बट सेटू के अंदर में एक आपको पता है एरोगेंस है। वो किसी को भी अपने से ऊंचा नहीं समझता है। और इसे अब समझ में आता है कि यार अगर मुझे और अच्छा समय बिताना है इस दुनिया में तो मुझे पावरफुल बनना पड़ेगा। मैं ज़्यादा ही आलसी हो चुका हूँ। अब ये जो ओल्ड मैन आया था ये लिंग टियानो को एक स्माइल देता है और बोलता है कितना समय हो गया हमें मिले हुए। टियानो भी बोलते हैं कि मुझे तो याद ही नहीं है सीनियर, बहुत लंबा समय हो चुका है। तो ये जो ओल्ड मैन थे ये कल्टीवेशन अलायंस के पार्ट नहीं थे, मतलब इसी स्टार सिस्टम के हैं, बट वो जो अलायंस है उसके पार्ट नहीं है। ये बोलते हैं, मतलब इन्होंने गोल्डन रूप पहना था, कि जब तुम और ऑलसिर क्वालिफाइड हुए थे तो मैंने तुम दोनों को ब्रिलियंट वॉइड होली लैंड लेके गया था। 10,000 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। तुम में से एक एल्डर बन चुका है अलायंस का, यानी कि अपना ऑलसिर, और दूसरे का कल्टीवेशन भी अलग लेवल पे है। और ये बताते हैं कि मुझे तुम्हारा जब जेड मिला था तो मैं सोच रहा था मैं आऊँ कि ना आऊँ, क्योंकि इधर एक वॉर भी चल रहा है अलायंस और ऑल हेवन का। और मेरे जो सीनियर ब्रदर हैं जोंग जुआन जी, वो अवतार नहीं बना सकते। और तुम दोनों के बीच का जो मैटर है, मतलब ऑलसिर और तुम्हारा, मुझे उसे भी ख़त्म करना था, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। टियानो इन्हें थैंक्स बोलता है और नाम लेता है सीनियर मास्टर वॉइड।
और गाइस मैं कल ऐसे ही पढ़ रहा था नॉवेल, बहुत दिनों बाद। तो इसमें 2 फाइट है और जब आएँगे ना, तो आप रो दोगे। मतलब अगर नॉवेल सच में पसंद करते हो, तो पक्का रोओगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये बोलते हैं मास्टर पॉइंट कि यार मैंने इस जगह का नाम तो सुना है, बट मैंने कभी गया नहीं, तो देखते हैं। और इस दौरान ये वुमेन इन पिंक को देखते हैं और फिर ब्लैक होल में एंटर कर जाते हैं। और वांगलिंग भी अब सेटू वगैरह के साथ अंदर जाता है। लिज़ी भी अपना छोटा हो चुका था, तो इन्हें फॉलो करता है। अब वो जो ब्यूटीफुल मिडिल एज वुमेन थी, वो लड़की जो पिंक में थी उसकी तरफ देखती है। लड़की जो पिंक में थी वो भी स्माइल करती है और इन्हें आंटी जिया करके बुलाती है कि आप टेंशन न लो। जी जुआन को मतलब एक ट्रेजर मिला है जो सीनियर सिस्टर ने दिया है, तो हम लोग सेफ रहेंगे। और वैसे भी सेकंड सिस्टर ने एल्डर वॉइड को भी तो भेजा ही है ना यहाँ पर। मास्टर वॉइड इन्हीं के थे ना, ब्रिलियंट वॉइड के। और ये भी ब्रिलियंट वॉइड की ही है। मिडिल एज वुमन स्माइल करती है और इन चारों लड़कियों को लेकर, जिनमें से एक कियानकिन भी थी, आगे बढ़ जाती है। अब कियानकिन तो आपको याद होगा कि वांगलिंग से मिल चुकी है, वांगलिंग ने इसे बचाया था। और ये फिर से वही सोचती है, क्या मतलब सीनियर को मैं याद होंगी। फिलहाल सभी लोग एंटर कर जाते हैं और ब्लैक होल गायब हो जाता है। अब डेमन स्पिरिट लैंड में भी एक वॉर चल रहा था, फायर डेमन कंट्री वर्सेस स्काई डेमन कंट्री। क्योंकि सोल रिफाइनिंग ट्राइब इस फायर डेमन कंट्री पर भी अटैक कर चुकी थी और फायर डेमन कंट्री का भी ज़्यादातर हिस्सा ये लोग जीत चुके थे। बस एक एरिया बचा था जिसे फायर डेमन स्पिरिट आर्मी कहा जाता है। और इस दौरान एक बंदा चिल्लाता है, मतलब यहाँ पर जो आर्मी थी, कि डेमन जनरल, चार्मिंग वुड और गोल्डन स्कॉर्पियन, क्या तुम लोग सरेंडर नहीं करोगे। और इनकी जो आर्मी थी, बस ये आवाज़ों को सुनकर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ये चीज़, ये एक प्रेशर फील करते हैं। फिर भी ये बंदा बोलता है कि ओवांग हुआ, ज़्यादा पुश मत करो। और ये बंदा था स्कॉर्पियन जनरल। और इस दौरान इस बंदे को गुस्सा आता है, वो स्टैचू की तरफ देखता है कि मैं तो मरूंगा, बस इस स्टैचू को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि इसी बंदे की वजह से ये लोग आज स्ट्रांग हुए हैं। अब जब ये बढ़ता है उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तब एक आवाज़ आती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे लॉर्ड की स्टैचू को डिस्ट्रॉय करोगे। और एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने ब्लैक रोब पहना था। इस बंदे का जो नेचर था थोड़ा थोड़ा वांगलिंग के जैसा था, 60 से 70%। ये आ गया था और एक पंच मारता है और इस बंदे के पंच में बहुत सारे सोल फ्रैगमेंट्स थे। और जो बंदा आगे बढ़ रहा था, वो इस अटैक की वजह से, हालांकि उसने आर्मर पहना था, फिर भी उसका आर्मर टूट जाता है, हड्डियां भी टूट जाती हैं और खून की उल्टी करता है। सोल रिफाइनिंग ट्राइब का सबसे स्ट्रांगेस्ट बंदा था ये, मिस्टर 13। ओवांगवा इस दौरान हंसते हैं और अपनी उंगलियों से इशारा करके बोलते हैं सोल एक्सटिंग्विश। और इस दौरान बहुत सारे जो सोल फ्लैग्स थे यहाँ के पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं ब्लैक फॉग से। तो इस एरिया को भी सोल रिफाइनिंग ट्राइब वाले जीत लेते हैं। जहाँ पर पहले एंशियंट डेमन का स्टैचू हुआ करता था, अब वहाँ पर ये ब्लैक स्टैचू था, मतलब दोनों आसपास ही थे। अब 13 कैपिटल की तरफ बढ़ने लगता है, ये बैटल जीत चुके थे। तभी इससे एक ऑरा फील होती है, ये एक्साइटेड हो जाता है, आसमान की तरफ देखता है और बोलता है एंसेस्टर आ चुके हैं। और स्पेस में भी यहाँ पर हलचल होती है, क्योंकि डेमन स्पिरिट लैंड में बहुत सारे लोग घुस रहे थे, तो यहाँ के लोग थोड़े पैनिक कर जाते हैं। डेमन स्पिरिट लैंड के वुड डेमन कंट्री को दिखाया जाता है, यहाँ के एक स्पेसिफिक एरिया को, जहाँ पर थोड़ा धुंध था और यहाँ पर कुछ चेहरे देखने को मिलते हैं। और कोई इस दौरान बोलता है कि तुम फाइनली आ ही गए, मैंने तुम्हारा लंबे समय से वेट किया था। इधर डेमन स्पिरिट लैंड के ही एक ग्रासी प्लेन एरिया को दिखाया जाता है, यहाँ पर कुछ फूल वगैरह खिले हुए थे। सोल रिफाइनिंग ट्राइब यहाँ तक फैल चुका था, लेकिन सोल फ्लैग यहाँ पर अपने पावर्स लूज कर जाते थे, इसीलिए सोल रिफाइनिंग ट्राइब इधर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती है। और यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, किसी को नहीं पता था। बेसिकली यहाँ पर एक एंशियंट ट्रांसफर एरिया था इस जमीन मिट्टी के अंदर में, और यहाँ से आप सेलेस्टियल रियल में जा सकते हो जो कि कोलैप्स हुआ है। और यहाँ से ही अगर आपके पास स्पेशल मेथड है और टोकन है, तो आप जो 5 सेलेस्टियल केव हैं उनमें से एक में एंटर कर सकते हो। मतलब 4 केव का तो लोकेशन पता है, 5वें का किसी को नहीं पता है। बाकी 4 खोल के ही आप 5वें का रास्ता ढूंढ सकते हो। तो यहाँ से जो सेलेस्टियल केव कनेक्टेड था वो स्पिरिचुअल ऑरा से भरा हुआ था। और यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो काफ़ी हैंडसम था, चाय पी रहा था। तभी ये फील करता है कि स्पेस में होल हो रहा है। इसके हाथ में स्क्रॉल था, उसे ये रखता है और दूर की तरफ देखता है और बोलता है कि वो लोग आ चुके हैं। ये नहीं बोलता है, इसके बगल में जो वुमेन खड़ी थी वो बोलती है। वो भी काफ़ी सुंदर थी और इन्होंने लाइट ब्लू ड्रेस पहना था। और बंदा स्माइल करता है इनकी तरफ देखकर कि हमने लंबे समय से वेट किया है, उम्मीद है इस बार हम सफल हो जाए। ये सेलेस्टियल कपल्स है और बोलते हैं कि इस बार शायद सब चीज़ सही होगा। इनका नाम था वांग वे और हुजुआन। अब इस दौरान वांग वे मतलब बोलते हैं कि वो क्या कर रहा है। ये बात कर रहे थे जाओई की, स्वॉर्ड स्पिरिट। क्योंकि जब बैटल हुआ था वो, अगर आपको याद हो, वांगलिंग का ग्रीड से, उसी दौरान वांगलिंग तो बाद में वहाँ से भाग गया था, लेकिन जाओई जो कि ग्रीड से फाइट कर रहे थे, उन्हें सेलेस्टियल कपल्स ने पकड़ लिया था। ग्रीड को भी पकड़ा था, बट ग्रीड को फिर ऑलसीर वगैरह ने ले लिया था वापस। और ये लोग बात करते
कि यानी किंग शुआंग मरी नहीं है, नहीं तो ये स्वॉर्ड स्पिरिट कैसे बनता। पर ये बताता भी नहीं उसके बारे में कुछ। और ये लोग थोड़े अच्छे लोग थे, तो इसकी मेमोरीज को सर्च नहीं करते। और हुजवान कहते हैं कि लगता है लिटिल सिस्टर किंग शुआंग अभी भी जिंदा है। हुजवान शायद लड़के का नाम है और वांगवे लड़की का नाम है। इधर सीन शिफ्ट होता है और वेन डेमन कंट्री को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पिलर था और इसके अंदर में एक वुमेन बैठी थी। इसके चेहरे पर बहुत सारे जख्म थे, कितने गिन नहीं सकते, और घाव भर चुके थे। लेकिन जब ये कल्टीवेट करती थी तो उसमें से ब्लड बाहर आते थे। इसके हाथों वगैरह में भी वैसे ही मार्किंग थी। और ये गुस्से में बोलती है कि वांगलिंग, मैं याओ जिक्सियो ये सब दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ। ये नफरत जो है ना, जो तुमने मेरे फादर को के साथ जो किया है, उसका बदला लेके रहूँगी। क्योंकि जब ये जागी तो ये डेमन स्पिरिट लैंड में थी और इसे अपने ब्लड कनेक्शन से पता चल गया था कि शायद इसके पिताजी अब जा चुके हैं। तो वांगलिंग के लिए जो नफरत थी वो एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाती है। और यहाँ का जो विन डेमन कंट्री का एंशिएंट डेमन था वो इसकी हेल्प करता है, लेकिन उसके लिए इसे बहुत कुछ करना पड़ता है। और अब ये इनहेरिटेंस ले रही थी, पर इस विन डेमन ने कहा था कि मैं तुम्हें स्ट्रेंथ तो दे दूंगा, लेकिन प्राइस वो है कि मेरा सोल और तुम्हारा डिवाइन सेंस, मतलब तुम्हारा सोल और डिवाइन सेंस तुम्हारी बॉडी से खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारी बॉडी मेरी हो जाएगी। याओ जिगजू का नफरत इतना ज़्यादा था कि वो मान जाती है। वांगलिंग प्रकट होता है और इसकी नज़र जाते ही सीधा वेन डेमन कंट्री की तरफ पड़ती है। एक रिजेंटमेंट, एक नफरत की भावना ये उधर से फील करता है। थोड़े समय के लिए प्रकट होती है, फिर गायब हो जाता है। सेटू वगैरह भी आ चुके थे। हॉलोविंड को अगर छोड़ दे तो बाकी लोग पहली बार आ रहे थे, इवन चैन ब्रदर्स भी। वांगलिंग का पहला मकसद ये था कि चलो सोल रिफाइनिंग ट्राइब से पहले मिलते हैं, जल्दी थोड़ी है कि सीधा केव में ही जाएंगे। इसने सोल रिफाइनिंग ट्राइब इसलिए बनाया था क्योंकि इसे मास्टर डोन टियान का आखिरी इच्छा पूरा करना था। अब ये सोचता है कि क्या वो अभी होंगे वो लोग। इसे 13 से लगाव था क्योंकि वो बंदा काफ़ी लॉयल था। दूसरा बंदा था हु पाओ, जिसने इसे धोखा दिया था, जबकि ये हु पाओ को बचाने गया था, लेकिन वो इसे धोखा दे चुका था। और इसे पुरानी चीज़ें याद आती हैं। जब ये बाहर आया था 13 को भी बचाने गया था, हालांकि हु पाओ ने धोखा दे दिया था और इसने 13 को बचाया था यहाँ के कंट्रीज़ के विरुद्ध जाके। इस दौरान ये कंपास निकालता है जो कि फोर्थ केव में जाने के लिए जरूरी था, और इसे ये सेटो नान को दे देता है। हर एक चीज़ बता देता है। सेटो तो जानता ही था इसका पुराना दोस्त है, कि लगता है ये कुछ अपने पुराने मित्रों से मिलने जा रहा है, तो वो भी समय वेस्ट नहीं करता है। अब सेटो, मास्टर हॉलो और वुमेन इन सिल्वर, चैन ब्रदर्स, बिग हेडेड, लीजी, ये लोग उधर बढ़ जाते हैं, मतलब यहाँ से गायब हो जाते हैं। इस केव में एक आधी रेस्ट्रिक्शंस थे जो कि वांगलिंग ने भी नहीं तोड़ा था। ऑलसिर वगैरह का अलग था, वो लोग अपने रेस्ट्रिक्शंस तोड़ चुके थे अपने गुफाओं के, क्योंकि वो पहले से जा रहे हैं। और वहाँ पर जो एक गार्जियन थे वो सेटू वगैरह पर अटैक ना करे, इसलिए वांगलिंग टोकन में थोड़ा सा चेंज कर देता है, मतलब डिवाइन सेंस इनका भी थोड़ा सा डाल देता है। अब वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है और इसे एक ब्लैक स्टैचू दिखाई देती है, जिसे सोल रिफाइनिंग ट्राइब वाले एकदम पूजा की तरह करते थे। और वो स्टैचू भी एक ब्लैक लाइट निकालता है जो कि इसके डिवाइन फोर्स के साथ मर्ज हो जाता है, और ब्लैक स्टैचू और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाता है, साइज भी बड़ा होने लगता है। अब यहाँ के लोग देखते हैं स्टैचू की तरफ और पूरा नील डाउन हो जाते हैं कि इसमें तो अब एंसेस्टर की स्पिरिट भी आ चुकी है। चलो अच्छी बात है। ओवांग हुआ भी समझ जाते हैं कि एंसेस्टर आ चुके हैं, लेकिन वांगलिंग भी हैरान था कि यार वो पावर मेरे साथ मर्ज कैसे हो गया। ऐसा चीज़ इसने कभी फील नहीं किया था। और इसे पुरानी चीज़ें दिखाई देती कि सोल रिफाइनिंग ट्राइब वाले कैसे इसको आके डेली रेस्पेक्ट दिखाते थे, और शायद ये वही पावर था उन लोगों का, मतलब जो रेस्पेक्ट था, जो पॉजिटिव वाइब थी, वो इसके साथ मर्ज होती है। और यहाँ पर जो भी सोल फ्रैगमेंट्स थे वो भी एक शार्प क्राई देते क्योंकि इनका असली मास्टर आ चुका था। ओयंग हुआ भी एक्साइटेड थे और फाइनली ये वांगलिंग की तरफ देखते, नतमस्तक हो जाते। जो भी लोग थे वो सीधा घुटनों पे आ जाते। सभी लोग चिल्लाते कि हम एंसेस्टर का स्वागत करते। 13 भी यहाँ पर आगे आ चुका था और ये तो अलग ही एक्साइटेड था। वांगलिंग भी बोलता है कि हाँ मैं वापस आ चुका हूँ। शब्द सिंपल थे बट लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। वांगलिंग यहाँ पर 100-200 सालों बाद वापस आया था, और वांगलिंग मन में सोचता है सीनियर डुनटियान को याद करके कि देखिए मैंने आपका काम तो पूरा कर दिया, मतलब जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक सोल रिफाइनिंग ट्राइब को आगे बढ़ाऊंगा। हालांकि इनके पास मेथड पूरा नहीं है क्योंकि अब मैं वापस आ चुका हूँ, तो इसे पूरा कर दूंगा। वांगलिंग ने यहाँ पर जाने से पहले एक 9 साइकिल सेलेस्टियल रिफाइनिंग टैक्टिक भी छोड़ा था जो इसे पर्पल डिवीजन की 4th सीनियर सिस्टर ने दिया था। तो उन चीज़ों की वजह से सोल रिफाइनिंग सेक्ट काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था। वो इनका फॉरबिडन स्पेल था। और एक चीज़ और, वांगलिंग यहाँ पर ट्रेजर पवेलियन में एंटर करता है। ट्रेजर पवेलियन आपको याद होगा, वांगलिंग थंडर सेलेस्टियल रियल्म से चुरा कर लाया था और इसने सिटू नान को उसमें से कुछ चीज़ें दी थी जब ये वो वाटर स्पिरिट प्लेनेट पर था। सिटू भी हैरान रह जाते हैं, मतलब उसमें बहुत सारे सेलेस्टियल स्पेल्स थे जो कि साथ सिटू को मिलते हैं, और उसमें जो ट्रेजर्स थे ऐसे थे कि निर्वाणा शैटरर के भी लोग उसे पाना चाहें। और आपको तो पता है सिटू कितना टैलेंटेड आदमी है, तो उसके पास स्पेल्स आ जाए तो वो बाप आदमी है। और वांगलिंग ने उसमें से एक स्पेल निकाला था
ट्रेजर पवेलियन से, जिसे गैदर स्पिरिट कहते हैं, और इसके बदले में इसने चैन ब्रदर्स को राजी करवाया था यहाँ पर आने के लिए। उन्हें मतलब ये स्पेल दिया था। वहाँ पर इसे 4 और लो क्वालिटी के सेलेस्टियल स्पेल्स मिले थे। फिलहाल जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट के लोग थे वो सोल्स पे तो कंट्रोल अच्छा करते थे, तो वांगलिंग चाहता था इनके पास पावरफुल स्पेल्स हो, तो उसने वैसे स्पेल्स चूज किए थे जो सोल्स से रिलेटेड हो। और ओवांग हुआ को वांगलिंग जो स्पेल देता है वो कंप्लीट सेलेस्टियल स्पेल था, हालांकि लो लेवल का था। और 13 के लिए वांगलिंग सीधा पहले सेलेस्टियल क्यूब में जाता है जहाँ पर लीजी थे, और उनका वो ब्लड लेकर आता है और लीजी को मतलब लीजी का ब्लड 13 को दे देता है। तो इस समय 13 की बॉडी काफ़ी चेंज हो जाती है। पेन काफ़ी था लेकिन 13 इसे बर्दाश्त कर जाता है। और साथ में वांगलिंग थोड़ा सोचता है, लेकिन अपना जो एंशिएंट गॉड का ब्लड था रॉयल, वो भी मिक्स करता है। पर इस पेन को 13 बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, मानो कोई फोर्स इसकी बॉडी को खा रहा हो। 13 का जो पावर था वो आराम से असेंडेंट के लेट फेज के पीक में था। वो इस पेन को बर्दाश्त करता है क्योंकि बंदा अलग था ये, लेकिन फिर भी ये इसके रीच से बाहर था, मतलब काफ़ी पेन था। तो वांगलिंग यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स को मेल्ट करता है, गलाता है और इसकी बॉडी में फ्यूज करता है। जैसा कि सेलेस्टियल गार्ड को रिफाइन किया जाता है, वैसे चीज़ें ये 13 के सोल में बॉडी में फ्यूज करता है। तो इसकी बॉडी सिल्वर सेलेस्टियल गार्ड जैसी बन जाती है। अब ये आराम से इल्यूजनरी इनका भी अगर बंदा मारे बैटल में पंचेस तो उसे झेल सकता था, लेकिन ये सेलेस्टियल गार्ड भी नहीं था क्योंकि इसका अपना दिमाग था। वांगलिंग से रिफाइन थोड़ी करता है। वांगलिंग का अलग इमोशन था 13 के लिए, उसने इसे एक तरह से पाला था। वांगलिंग के दिल में 2 ही डिसाइपल थे। बड़ा डिसाइपल 13 था और दूसरे अगर कोई थे तो जाई किंग ऑल हेवन में। अब आपको बताना है कमेंट में कि जाई किंग कौन है। और वांगलिंग इसे मिड क्वालिटी का सेलेस्टियल स्पेल देता है, जैसे कहते हैं सेलेस्टियल सोल। इसके 3 पार्ट्स थे, तो अगर तीनों पार्ट्स 13 कल्टीवेट कर ले तो ये अलग लेवल पे चला जाएगा। बाकियों को भी वांगलिंग ठीक ठाक स्पेल्स देता है, मतलब जो एल्डर्स थे यहाँ पर। ये फिलहाल एक वैली के पास जाता है जहां पर पहले एंशिएंट डेमन बेलू रहा करता था। वांगलिंग अपने स्टैचू को देखता है और सोचता है यार ये स्टैचू जिंदा क्यों लग रहा है, अलग क्यों है। और ये 13 वगैरह से भी पूछता है, मतलब अब ये 13 भी बताता है कि बस हमने इसे बनवा दिया था। और स्टैचू अपने आप जैसे जैसे हम लोग स्ट्रांग होते गए ये अपने आप और अच्छा दिखने लगा। पहले रफ हुआ करता था लेकिन अब एकदम स्मूथ हो चुका था और बदलता भी जा रहा था और अपने आप वांगलिंग के जैसा दिखने लगा। और वांगलिंग जो मतलब 1000 साल से ऊपर जिंदा था, सिम वैसी हो रहा इसकी बदलते जाती है। तो वांगलिंग भी यहाँ पर थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और इसे जानना था कि स्टैचू का रहस्य क्या है। वांगलिंग इसके करीब जाता है। इसकी आंखों में कोल्डनेस था। इसकी जो हाथ थी वो तलवार के जैसी बन जाती है और जो स्टैचू का थर्ड आई होता है वहां पर ये इसे प्रेस करता है। और जैसे ये बढ़ाता है स्टैचू के जो आंखें थी उसमें से डार्क लाइट चमकती है और थर्ड आई के बीच में एक मार्किंग बनने लगता है और एक ब्लैक गैस टाइप यहाँ पर पावर निकलता है। और ये पावर वांगलिंग के फिंगर अटैक को ब्लॉक करने लगता है, बट फिर भी वांगलिंग इसे टच करता है और ये जो औरत थी वांगलिंग के अंदर प्रवेश करने लगती है। इसके ओरिजिन सोल की तरफ बढ़ती है। ये तुरंत ही जो एंशिएंट गॉड आर्मर था उसे एक्टिवेट करता है और साथ में इसका जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन ओरिजिन सोल था वो एक दहाड़ मारता है। आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है। पूरा फायर डेमन कंट्री बिजलियों से भर चुका था। आसपास की कंट्रीज में भी ये बिजलियां फैलने लगती हैं। आधा डेमन स्पिरिट लैंड थोड़े ही समय में बिजलियों से भर चुका था। तो डेमन स्पिरिट लैंड के लोग थोड़ा पैनिक करने लगते हैं और ये जो ब्लैक इंक के समान ये जो ऑरा वांगलिंग के अंदर गई थी उससे ये थंडर्स वांगलिंग के बॉडी में एंटर करते हैं और फाइट करने लगते हैं। ब्लैक इंक अब पीछे भागने लगता है, एक डॉट में बदल जाता है। ये भागने वाला था वांगलिंग के ओरिजिन सोल से। ग्रीन लाइट जो थी एंशिएंट आर्मर की इसे सील करने लगती है और जो भी थंडर पावर था जो एंशिएंट ड्रैगन सोल बाहर से बुलाता है इस पर भेज देता है और ये कोलैप्स कर जाता है। और ये सब बहुत फास्ट होता है। इधर वो जो थर्ड आई पर रून बना था वो भी कोलैप्स कर जाता है और फाइनली ये थर्ड आई को टच कर पाता है और ये वांगलिंग का पूरा पावर यानी निर्वाणा स्क्रायर मिड फेस पीक इस स्टैचू के अंदर प्रवेश करता है। वांगलिंग को लगता है कि एक अलग जमीन पर आ चुका है जहां पर सफेद धुंध था और ये सफेद धुंध को पहचान जाता है। ये जो सोल रिफाइनिंग ट्राइब के लोग थे ये उनके बॉडी से निकलने वाली औरत थी और ये तब निकली थी, मतलब निकलते रहती है, जब वो वांगलिंग क्या करके एक तरह से पूजा करते हैं। अब इसका डिवाइन सेंस अंदर में आगे बढ़ता है, सेंटर की तरफ बढ़ता है जहां पर इसे एक फिगर बैठा हुआ दिखाई देता है। धुंध से थोड़ा ब्लरी था बट फिर भी इसे दिखाई देता है। ये बंदा वांगलिंग के जैसा ही था, बस इसके सींग थे। वांगलिंग बोलता यार ये तो एंशिएंट डेमन जैसा दिख रहा है, मतलब पूरा डिट्टो वांगलिंग था, बस इसके 2 सींग थे। और भी सेम था, एकदम कोल्ड। इसे समझ में नहीं आता यार ये चल क्या रहा है। फिलहाल ये अपने हाथ को मतलब ऐसा वेव करता है और यहाँ पर जो भी धुंध था वो हटने लगता है और अब ये सोचना शुरू करता है कि जैसे एंशिएंट गॉड ओरिजिन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं गॉड स्लेव्स के थ्रू,
अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। वैसे ही एंशियंट डेमन्स एंशियंट ऑर्डर क्लैन से ही तो आते हैं, तो इनके पास भी कुछ वैसा ही मेथड होता होगा। और मैंने एंशियंट वन या एंशियंट ऑर्डर के बारे में अपने दूसरे चैनल पर एक्सप्लेन किया है, तो आप उसे देख सकते हो। और ये जो लैंड था, ये बेसिकली एंशियंट डेमन के ऑरा से ही तो बना था। बेलुओ ने इसे बताया था कि उसने अपने बॉडी को 9 भागों में बांटा था, तो और ये 9 कंट्रीज में फैलाया था, तो यहाँ की ऑरा में उसकी ऑरा मिक्स थी। और वांगलिंग को बेलुओ का ये भी याद आता है कि बेलुओ इसकी मदद से फायर डेमन कंट्री वाला जो उसका हिस्सा था, उससे तो डिवोर कर चुका था। अब बाकी 7 को वो कर पाया कि नहीं, पता नहीं। अब लेकिन इस डेमन को देखकर, जो कि स्टैचू के अंदर था, इसे इतना तो समझ में आता है कि लग रहा है बेलुओ अभी सफल नहीं हुआ है। क्योंकि वैसे भी वांगलिंग 5 स्टार का रॉयल एंशिएंट गॉड था, तो उसे ये चीज़ें पता चल जाती है। और यहाँ पर उसका थोड़ा सा अंश था जो कि स्टैचू के अंदर था, और वो भी यहाँ की ऑरा को एब्जॉर्ब करके खुद को हील कर रहा था। और क्योंकि यहाँ के लोग पूजा करते थे, तो उनकी ऑरा जो निकलती थी उसे एब्जॉर्ब करके खुद को हील कर रहा था। अब वांगलिंग इस एंशिएंट डेमन के करीब पहुंचता है और इसके थर्ड आई को टच करता है इसकी मेमोरीज को देखने के लिए, और इसे कुछ मेमोरीज दिखाई देती है। क्लाउड डेमन कंट्री में से एक टावर दिखाई देता है और एक ब्लडी फिगर उस तरफ बढ़ता है। टावर से भी एक आवाज आती है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था जो टावर के अंदर था। बेलुओ मतलब बोलता है क्लाउड डेमन से कि भाई पहले हम एक ही थे, अगर जब तक हम फ्यूज नहीं होंगे यहाँ से निकल नहीं सकते। और बेलुओ टावर की तरफ बढ़ता है, और इस दौरान क्लाउड डेमन टावर यहाँ पर कोलैप्स कर जाता है, और वो जो ब्लड लाइट थी उस ऑरा को भी डिवोर कर चुकी थी। और धीरे धीरे ब्लड लाइट बेलुओ में बदल जाती है। बेलुओ गायब तो होता है, बट बोलता है कि यार ये क्लाउड डेमन का कल्टीवेशन इतने साल हो गए, बढ़ा क्यों नहीं। क्लाउड डेमन कंट्री भी तबाह हो जाती है, क्योंकि यहाँ से जो भी डेमनिक ऑरा थी वो गायब हो जाती है। लेकिन इसके जाने के बाद जब बेलुओ चला जाता है, तो एक शैडो यहाँ पर प्रकट होता है जो काफ़ी वीक था क्लाउड डेमन टावर के अंदर से, जो कि काफ़ी नफरत से और कन्फ्यूजन से भरा हुआ था। और ये आगे बढ़ता है और ये सोचता है कि अगर मेरे पास 100 साल और होते तो मैं डेमन स्प्लिट स्पेल को पूरा कर लेता। अब तो मेरी मेन बॉडी को भी वो खा चुका है, यहाँ पर मैं रह भी नहीं सकता, तो मुझे कोई और कंट्री ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं डेमोनिक ऑरा को एब्जॉर्ब कर पाऊँ। ये आगे बढ़ता है, पर धीरे धीरे इसकी ऑरा खत्म होने लगती है। इसकी याददाश्त भी जा रही थी, तभी इसे नीचे में डेमोनिक ऑरा दिखाई देती है। ये सोल रिफाइनिंग ट्राइब के मेंबर लोग थे, ज़्यादा नहीं थे उस समय, एक आधी लाख के आसपास होंगे, और ये लोग फैले हुए थे। और ये जो स्टैचू था, जहाँ पर वांगलिंग का स्टैचू था, यहीं पर ये डेमोनिक ऑरा बढ़ जाती है अपने आप, और स्टैचू के अंदर प्रवेश कर जाती है और ये जिंदा रहने लगती है। मतलब वहाँ पर क्योंकि ऑरा इकट्ठा होती थी, और यहीं पर ये क्लाउड डेमन सेटल हो जाता है। इसकी ज़्यादातर मेमोरीज तो वैसे भी जा चुकी थी, थोड़ी बहुत थी भी तो वो ब्लरी हो जाती है। बस इसका एक वो डेमोनिक सेंस था यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर लोग आकर वांगलिंग वांगलिंग करते थे, वांगलिंग की पूजा करते थे, तो इसको ये लगता है कि इसका नाम वांगलिंग है। शुरुआत में रजिस्ट करता है, बट इतने लोगों की वजह से ये अपने थॉट्स भुला देता है और वांगलिंग बन जाता है। और ये बदलता है तो स्टैचू भी बदलता है। स्टैचू के अंदर में अब ये वांगलिंग बन चुका था। वांगलिंग को पर इसका इन चीज़ों का विश्वास नहीं होता, लेकिन अब इसे समझ में आ जाता है और सोचता है कि एंशिएंट डेमन जो कि मेरे दरवाजे पे खड़ा है, अगर मैं इसका यूज़ ना करूं तो क्या मतलब है। और इसे भी लगता है कि ये मैं हूं, तो मैं इसे अपना सेकंड अवतार बना देता हूं। मेरी ओरिजिनल बॉडी एंशिएंट गॉड बॉडी है, मेरा फर्स्ट अवतार मैं कल्टीवेटर फॉर्म में हूँ, मेरा सेकंड अवतार एंशिएंट डेमन होगा। क्या मैं थर्ड अवतार बना पाऊंगा एंशिएंट डेविल के रूप में, ऐसा वांगलिंग सोचता है। और जब सभी को फ्यूज कर दूंगा तो क्या मैं एंशिएंट ऑर्डर में बदल जाऊंगा, ऐसा भी इसके मन में विचार आता है। यह हंसता है। वांगलिंग का जो डिवाइन सेंस था इसके बॉडी में वापस आ जाता है। फिलहाल ये यहाँ पर बैठ जाता है और स्टैचू को अपनी ऑरा से कवर कर लेता है, और इस एंशिएंट डेमन को यह रिफाइन कर पाए इस प्रोसेस में लग जाता है। बट इसे स्लोली रिफाइन करना पड़ेगा, तभी इसके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बस इसे अपना डिवाइन सेंस एंशिएंट डेमन में स्टैब्लिश कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। और क्योंकि वांगलिंग चौकन्ना था, तो इसने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए थे कि अगर अवतार इसके विरुद्ध गया तो ये इसे डिस्ट्रॉय कर पाएगा। साथ में ये सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन का मेथड भी यूज़ करता है पपेट की तरह से कंट्रोल करने के लिए। और वांगलिंग को फील होता है क्योंकि इसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, तो ये बस अपने डेमोनिक सेंस से अटैक कर पाएगा, और इसका पावर लेवल भी एसेंडेंट के लेट फेज में है। लेकिन जैसे जैसे इसकी डेमोनिक ऑरा बढ़ेगी तो ये अलग लेवल पे जा सकता है, और ये काम धीरे धीरे ही होगा। तो वांगलिंग स्टोन स्टैचू को यहीं छोड़ देता है, और सोल रिफाइनिंग ट्राइब इस स्टैचू का पूजा करते रहते हैं। और ये सोचता है कि ये जो इसका सेकंड अवतार है ये कभी बीए के समान है, धीरे धीरे जब बड़ा होगा तब देखा जाएगा। वांगलिंग उस नदी के किनारे पहुंचता है जहाँ पर वो इसने जिथर म्यूजिक सुना था, बट माहौल अब पहले जैसा नहीं था। और वांगलिंग को उस लेडी की भी याद आती है जो वो म्यूजिक बजाती थी, और डेमन एम्परर के साथ ही बैठा था, तो उसने उस दिन उस लेडी को देखा था। और वांगलिंग सोचता है कि यार ये सब होते रहता है, और ये सोचता है कि क्या मोली हाई अभी भी होगा। ये वाइन पीता है और इसे लगता है उसका टेस्ट भी बदल चुका है।
और ये सोचता है कि अब यहाँ के क्योंकि बच्चे बना रहे हैं ना, वो ओल्ड मैन के बनाने का तरीका अलग था। ये लोग उस लेवल पे नहीं है। पर वांगलिंग को पीछे से आवाज़ आती है कि हाँ, ये तो बदल ही जाएगा ना। टेस्ट के बारे में बोलते हैं। वांगलिंग भी बोलता है कि डेमन एम्परर से मैं बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ। बट आप उस जैसा, पहले जैसे उतने केयर फ्री नहीं हो। अब ये जो डेमन एम्परर थे, एक जग देते कि इसे पियो। वांगलिंग हैरान था, ये पुरानी वाली वाइन थी। और ये कहता भी है, मुझे पता था कि आपके पास ये होगा। मिडिल एज मैन यानी कि अपने डेमन एम्परर भी बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम आओगे। और ये भी उस जिथर म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। और इस दौरान नाव पर जिथर म्यूजिक भी बजती है। वही लोनलीनेस, वही उदासी वांगलिंग फील करता है। और वही लेडी शायद बैठी हुई थी, मतलब मुंडी दूसरे साइड करके, और जिथर बजा रही थी। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।